नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। करंट अफेयर्स के तहत हम लोग एडुटेरिया की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और लगभग इस बुक को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज एक नई सीरीज़ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था टेलीग्राम पे या पर्सनल लेवल पे भी बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर लेवल के लिए कुछ किया जाए। तो आज से जो है एक नई सीरीज़ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ सामान्य अध्ययन का। और ये जो बुक है ये घटना चक्र की एक नई बुक आई है बीपीएससी एईडीओ के लिए। ठीक है, तो बीपीएससी एईडीओ के लिए जो जीएस के तहत इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगेगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा और मुझसे क्या चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली गणतंत्रीय शासन व्यवस्था किस स्थान पर विकसित हुई थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है इतिहासकार के अनुसार जो है सबसे पहली जो गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वो शुरू की गई थी लिच्छवी गणराज्य में। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य में शुरू की गई थी और यह जो है वैशाली में था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में ही है। वज्जी संघ, लिच्छवी एवं वज्जी संघ में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस वृक्ष को जंगल की आग बोला जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जो है ये पलाश को बोला जाता है। यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि यूपी का जो है राजकीय पुष्प भी पलाश को घोषित किया गया है। राजकीय पुष्प भी जो है वो पलाश को घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगल की आग किसे बोला जाता है, तो पलाश। या यूपी का राजकीय पुष्प किसे घोषित किया गया है, ये भी हो जाएगा पलाश। इसका जो है साइंटिफिक नेम है ब्यूटीमा। ठीक है, माफ कीजिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये जो है जंगल का आग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो फूल है वो चमकीली लाल नारंगी टाइप की इसकी फूल होती है। ठीक है, चमकीली लाल नारंगी टाइप की इसकी फूल होती है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो है झांसी में स्थित है। आप सभी को पता ही होगा। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में स्थित है और यहाँ पर जो है पशुओं के लिए उत्पादन, चारागाह प्रबंधन और जो चारा पौधा उससे सुधार संबंधित जो है अनुसंधान किए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको पता है जो भारत है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स यानी कि जेएम कीन्स के बारे में आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। जेएम कीन्स के द्वारा जो है यह विचार आगे बढ़ाया गया था। इसका मतलब क्या है कि ना तो पूरी तरह से मुक्त बाजार होगा जिसे आप पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है, ना ही पूरी तरह से मुक्त होगा, ना ही पूरी तरह से समाजवाद होगा। ठीक है, दोनों के बीच का समाजवाद मतलब सरकारी नियंत्रण भी पूरी तरह से नहीं होगा और ना ही पूरी तरह से पूंजीवाद की ओर झुका हुआ होगा। इन दोनों के बीच का ये लाया गया था मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि भारत में लागू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को किसमें परिवर्तित करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यकृत जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा को किसमें परिवर्तित करता है, तो ये वसा को करता है। ठीक है, यकृत जो है ऊर्जा भंडारण या उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रोटीन को ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज या फिर वसा में परिवर्तित कर देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार राज्य का पथ परिवहन निगम में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो इसमें जो है 33% आरक्षण दिया गया था। अगर ये क्या कहते हैं कि अगर आप अंदाज़ा लगाकर भी मारते तो इसमें जो है इसका आंसर आप 33% लगा सकते थे। कामरेड और हमदर्द किसके द्वारा संपादित किए गए हैं। कामरेड और हमदर्द जो है किसके द्वारा संपादित किए गए हैं। आसान सा मॉडर्न हिस्ट्री का ये सवाल है। तो ये मोहम्मद अली जी के द्वारा कामरेड और हमदर्द जो है संपादित किए गए थे। चलिए, जो कामरेड था वो अंग्रेजी में था, ठीक है, कामरेड जो है वो इंग्लिश में था और हमदर्द जो है वो उर्दू में था। गुलाबी क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है मुख्यतः प्याज और झींगा से है। ठीक है, लूसेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पीछे जो है एक सेक्शन दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें इन सब के बारे में दी गई है। ठीक है, प्याज और झींगा से है इसका संबंध, प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से है। चलिए अगला जो है नवपाषाण युग की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पाई गई है। नवपाषाण युग की प्राचीनतम बस्ती जो है कहाँ पाई गई है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पाई गई है। और बलूचिस्तान आपको पता है कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है।
ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ को दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन कृषि बस्ती माना गया है। यहाँ 7,000 ईसा पूर्व के व्यवस्थित गांव, मिट्टी के घर, कृषि और धातु कर्म के जो है शुरुआती जो है यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मानव विकास प्रतिवेदन यानी स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहले किस राज्य ने प्रकाशित किया था? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने जो है स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। बिहार में चौकीदारी कर न अदायगी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आंदोलन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी की अनुमति लेकर राजेंद्र प्रसाद ने जो चौकीदारी कर है इस पर आंदोलन न देने के मतलब इस पर कर न देने के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्ष किस स्थान में प्रवास किया? तो गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक जो वर्ष जो व्यतीत किया गया है, प्रवास किया गया है, वो श्रावस्ती में किया गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि जो कई स्थानों पर वर्षावास उनके द्वारा किया गया, लेकिन सबसे अधिक वर्ष उन्होंने श्रावस्ती में बिताए थे, ऐसा हमें बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। बिहार में पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के अवशेष निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बिहार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 13 नंबर का सही जवाब है मुंगेर। पुरातत्व अनुसंधानों के बाद जो है रिजल्ट जो आया उसमें पता चला कि बिहार में जो पुरापाषाण काल के प्रमुख अवशेष हैं वो मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थर के औजार भी और बोन्स भी, ठीक है, हड्डियाँ के अवशेष भी मिले हैं, मानव गतिविधियों के प्रमाण भी मिले हैं। यह दर्शाता है कि मानव का प्रारंभिक निवास इस क्षेत्र में भी था। मुंगेर जिले के प्राचीन इतिहास का विवरण किस यात्री के यात्रा वृत्तांत में मिलता है? यह यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। तो ये जो है ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है वो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। ठीक है, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट किया था, है ना। यह नीति देश की औद्योगिक संरचना की नींव भी मानी जाती है। और उसके बाद जो है 1956 की नीति ने इसे और विस्तृत किया, इसको और डिस्क्राइब कर दिया। शरीर में रक्त का थक्का जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है? बहुत ही आसान सा सवाल है, हिपेरिन है। ठीक है, हिपेरिन है। यहाँ पर आपसे विटामिन नहीं पूछा जा रहा है जो आप विटामिन के ढूंढने लगे आंसर में। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ जो है वो हिपेरिन है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस जो है पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव के अनुसार पूरे देश में स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, बाद में यही दिन जो है वो 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया। ह्वेनसांग के अनुसार हुन शासक मिहिर कुल को किस मगध शासक ने पराजित किया था? तो ये जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य के द्वारा इन्हें जो है पराजित किया गया था। मगध शासक जो जिसकी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ह्वेनसांग के अनुसार हुन शासक को हुन शासक मिहिर कुल को किस मगध शासक ने पराजित किया था? तो हुन जो शासक थे मिहिर कुल, इनको जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य जो है इनके द्वारा पराजित किया गया था। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है दोस्तों, सर्दी खांसी है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जो है उदयन को जाता है। आप कई किताबों में कई जगह पे पढ़े होंगे कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, मगध के शासक थे, इनके द्वारा पहली बार राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। और उन्होंने पाटलिपुत्र को गंगा और सोन नदियों के जो संगम के निकट रणनीतिक रूप से विकसित किया, क्योंकि यह जो है व्यापार, सैन्य सुरक्षा एवं नदी मार्गों नियंत्रण आदि के अनुकूल प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का वैज्ञानिक पुरातात्विक पुनः अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो है पुनः अन्वेषण जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए का द्विकुंडलीय प्रतिरूप किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ना जाने कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाटसन और क्रिक इसका बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन नंबर सी। 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ईयर भी याद रख लीजिएगा, 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है डीएनए के डुअल हेलिक्स मॉडल की खोज की गई थी। ठीक है, जिनमें से दो पूरक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित रहती है। अगला क्वेश्चन है, चिरांद, सारन और चेचर किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद जो कि सारन में है और चेचर से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और चिरांद ये बिहार का ही है, सारन आपको पता ही है। तो ये दोनों जगह जो है, चेचर और चिरांद दोनों ही बिहार का है। पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पर नवपाषाण काल के औजार जैसे कि हड्डियाँ, अवशेष, ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई है। अगला है कि नंद वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो हसीना मशुकसा, हसीना मशुकसा। ठीक है, तो ना नंद वंश के बाद कौन आ रहा है? मौर्य वंश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। ठीक है, हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। ठीक है, ये सारा क्रोनोलॉजी है, इस पर डिटेल में कभी हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। ऐसे उम्मीद है ये पता ही होगा आप लोगों को। हरियक सातवाहन है, माफ कीजिएगा, हरियक के बाद सातवाहन है। चलिए अगला जो है, प्राचीन विदेह राज्य किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो प्राचीन विदेह राज्य जो है वो मुख्य रूप से अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। विदेह जो राज्य था मुख्य रूप से अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग किस सूक्ष्म तत्व की कमी से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, टीआरई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर में जो है बोरोन की कमी से हार्ट रॉड जो है रोग होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म काफ़ी आसान सा सवाल है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 26 नंबर का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, यह स्थान आज जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ अशोक के प्रसिद्ध स्तंभ लेख भी मिले हैं। ठीक है, स्तंभ लेख भी यहाँ पर मिले हैं, जिसमें बुद्ध के जन्म का प्रमाण मिलता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका बिल्कुल सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बिहार बजट 2025-26 के लिए बिहार के बजट का आकार कितना प्रस्तुत? हालांकि ये पुराना हो चुका है। ठीक है, तो वैसे इसका सही जवाब 3,16,000 करोड़ था। अभी जो है 3,47,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, याद रखिएगा। काल पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये शिवराम महादेव प्रांजपे। आप लोग ये नाम याद रखिएगा, सभी को पता ही होगा, प्रांजपे। ठीक है, तो काल पत्रिका का प्रकाशन शिवराम महादेव प्रांजपे के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण किस आयु में किया था? तो गृह त्याग आपको पता है 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने कर दिया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, राजगृह, बिहार। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है वायसराय लिन लिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को लिन लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव देकर भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के बदले युद्ध के बाद राज सत्ता, ठीक है, यानी कि सत्ता सौंपने की बात की गई थी, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया था। लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती है? तो लोकसभा में जो है राज्यों को सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर की जाती है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रथम जैन संगति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, प्रथम जैन संगति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य जो है वो जैन आगमों का संकलन, संरक्षण और व्यवस्था
बनाना था। यह संगीति जैन धर्म के दिगंबर श्वेतांबर मतों के विकास का आधार बनी थी। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। अगला है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो सेल्यूकस यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत जो थे वो मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासन और समाज प्रशासन इन सारी चीज़ों का जो है भौगोलिक विवरण इन्होंने किया था बाद में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता ही होगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, डीपीएसपी है ना। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये जो है मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय जो समाज है उसे 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद किसके और किनके बीच सेतु का कार्य करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वय सेतु के रूप में कार्य करती है, जिससे विकास नीतियां जो होती है, ठीक है, विकास नीतियों और योजनाओं का जो है सामंजस्य बैठ पाता है। ठीक है, योजनाओं का सामंजस्य स्थापित हो पाता है। मगध का पहला राजवंश कौन था? तो मगध के इतिहास का सबसे पहला राजवंश जो है वो हर्यक वंश था। ठीक है, जो कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं और यही वंश मगध के उदय का प्रारंभिक कारण बना और आगे चलकर मगध साम्राज्य ने पूरे उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने बुद्ध को राजगीर में वेगुवन विहार दान किया था। ठीक है, वेगुवन विहार दान किया था। अनुच्छेद 21 का किस अधिकार को सुनिश्चित करता है? ये मौलिक अधिकार से लिए गए हैं, भाग 3 से। ठीक है, अनुच्छेद 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ऐसे भी सभी को जानना चाहिए। तो 21 का जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जो कि संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष में की थी? अशोक के द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में की गई थी और यह युद्ध अत्यंत भयानक था, जिसमें जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, 1.5 लाख लोग कैद हुए थे, अनेक लोग निर्वासित हुए थे। इसी के बाद जो है अशोक जो है अहिंसा और बौद्ध धर्म को जीवन भर के लिए अपना लिया था अशोक के द्वारा। इसके बाद जो है धर्माशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए अशोक। कहोम अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी? कहोम अभिलेख के अनुसार पूछा जा रहा है कि स्कंदगुप्त को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इससे इन्हें जो है सक्रोपम सक्रोपम की उपाधि दी गई थी और सक्रोपम यानी कि देवेंद्र या इंद्र के समान पराक्रमी। ठीक है, यह उसके साहस और सैन्य शक्ति को दर्शाती थी, इसलिए सकोप्रम जो है उपाधि इन्हें दी गई थी। गंडक परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? काफ़ी आसान सा सवाल है। ठीक है, तो गंडक परियोजना जो है वो नेपाल, भारत और नेपाल के बीच है। 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और महाविहार कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है भागलपुर में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और महाविहार। बख्तियार खिलजी, चलिए इसके बारे में 45 का थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर नोट करना चाहें तो महाविहार परिसर वर्तमान बिहार में स्थित है और कहलगांव के निकट है ये। ठीक है, कहलगांव के निकट है, ध्यान रखिएगा। और यह नालंदा और उदंतपुरी के साथ भारत के 3 महान जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे उनमें से एक था। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो स्थापना है वो पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है बख्तियार खिलजी ने बिहार पर किस वंश के शासन काल में आक्रमण किया था? तो ये 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ये बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, जब बंगाल और बिहार में सेन वंश का शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी खांसी। चलिए
तो इस आक्रमण के बाद बिहार के जो प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र थे वो नष्ट कर दिए गए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम रोहतास में बिहार में स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा आप सभी को पता ही होगा। सासाराम कहाँ पर है? तो रोहतास में है। और यह मकबरा भारत की मध्यकालीन इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और तालाब के बीच बने मंच पर स्थित यह भारत का दूसरा ताजमहल है। ठीक है, मतलब ताजमहल, दूसरा ताजमहल कहा जाता है इसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, डचों ने पटना में अपना व्यापारिक केंद्र किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1632 में स्थापित किया था व्यापारिक केंद्र। और पटना व्यापार की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ अफीम, ठीक है, अफीम, नमक, सूत, मसाले, इन सब का जो है प्रचुर व्यापार जो है होता था। डच फैक्ट्री जो है पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित थी, जिसे नदी मार्ग से व्यापार आसान था, और इसके कारण जो है यूरोपीय कंपनियां यहाँ तेजी से व्यापार बढ़ा रही थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वही डचों के द्वारा स्थापित की गई कंपनियां थी। ठीक है, पटना कॉलेज ही था, कुछ बिल्डिंग थे, पूरा पटना कॉलेज नहीं। बिहार में फराजी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, कौन था? तो बिहार में फराजी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। बिहार का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो ये कोल विद्रोह था। ठीक है, कोल विद्रोह ये हुआ कब था? तो 1831-32 में हुआ था। और बिहार झारखंड क्षेत्र का पहला सुसंगठित व्यापक या कहें कि उग्र जनजातीय विद्रोह था। और यह विद्रोह जो है साहिबगंज, सिंहभूम, रांची, पलामू, चाईबासा क्षेत्र में फैला था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़ी चुनौती बना था। कोल विद्रोह में केवल कोल ही नहीं बल्कि मुंडा भी थे, उराव भी थे, है ना, उराव भी थे, इसके अलावा संथाल भी थे, सभी लोग इसमें थे। इसलिए पहला सुसंगठित जो है विद्रोह था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। इसका प्रसार जो है भागलपुर से कहाँ तक हुआ था? तो भागलपुर से राजमहल तक हुआ था, राजमहल की पहाड़ियों तक। अमाशय की दीवार में उपस्थित पाइलोरिक ग्रंथियां से किस रस का स्राव होता है? पाइलोरिक ग्रंथियां से किस रस का स्राव होता है? तो ये जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, जठर रस का स्राव होता है। पाइलोरिक ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है, जो अमाशय में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करती है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करती है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कहाँ से की थी? तो संघर्ष की शुरुआत दानापुर से की थी। ठीक है, चलिए, पेडोलॉजी किस विषय का अध्ययन करवाती है? अभी टीआरई चल रहा है, लेकिन ये वो पेडागोगी है। ठीक है, ये पेडोलॉजी है, तो इसमें मृदा निर्माण और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी और पेडागोगी अलग चीज़ है दोनों। ठीक है, संसद किसका विधायी अंग है? संसद जो है वो किसका विधायी अंग है? तो क्या राज्य सरकार होगा? नहीं होगा। न्यायपालिका नहीं होगा। चुनाव आयोग नहीं होगा। संघीय सरकार। कुछ में जो है एलिमिनेट करके भी आपको आंसर तक पहुंचना, इसलिए ये एलिमिनेट करके मैंने आपको बताया। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? ठीक है, तो कृषि व खनन क्या शामिल होगी? नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर का है। बैंकिंग व बीमा टर्शियरी सेक्टर का है। शिक्षा व स्वास्थ्य ये होगी क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य ये होगी क्या? नहीं होगी ये। ठीक है, विनिर्माण और निर्माण होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी जो है टर्शियरी सेक्टर का एक तरह से। बैंकिंग बीमा ये भी टर्शियरी सेक्टर का है, ये जो है प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के किस क्रम के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे, आपको पता है ना, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो ये 29 विषय हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का विवरण दिया गया है और कुल 29 विषय इसमें दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केवल जल से बना होता है और निष्क्रिय रहता है, गलत है। यह अनेक रासायनिक पदार्थों का पुंज है जहां जीव की सारी जैविक क्रियाएं होती है, बिल्कुल सही है। यह केवल नाभिक के बाहर पाया जाता है, नहीं, नाभिक के बाहर नहीं पाया जाता, अंदर भी पाया जाता है। यह केवल मृत कोशिकाओं में, बिल्कुल गलत। तो ये इसका हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर गुड़ यानी कि जैगरी से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है पूसा समस्तीपुर में स्थापित किए जाने की बात की गई थी पिछले बार के बजट में। भारत के शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? भारत के शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी 61 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है भारत के शेयर बाजार को। और सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो है सो गठन 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। और वैधानिक दर्जा जो है वो 1992 में मिला था। और ये जो है निवेशकों के हितों की जो है रक्षा करता है, बाजार में पारदर्शिता लाता है, कंपनियों एवं निर्गम व ट्रेडिंग की निगरानी करता है, जिससे और भी कई महत्वपूर्ण कार्य यह सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार से संबंधित किस कांग्रेसी नेता को बांकीपुर के जेल में रखा गया था? बताइए। जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था, है ना? क्या जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। सबसे पहले जवाब आता है जयप्रकाश नारायण का, ठीक है, मतलब मन में आता है बहुत सारे स्टूडेंट का, लेकिन ध्यान रखिएगा बांकीपुर जेल में जो रखा गया था वो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जी को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 यहाँ दिख ही रहा है ना, डेट है 8 अगस्त। और ये जो है उस समय करो या मरो का नारा दिया गया था, किनके द्वारा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। और ये जो बांकीपुर जेल में थे, तो बांकीपुर जेल जो है उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको मैं बता दूं कि 36वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? तो 1975 में। और उसी समय जो है सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य घोषित किया गया था 1975 में। संविधान संशोधन जो है वो 36वां था। जॉर्वे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो ये जो है जॉर्वे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल था वो दैमाबाद था, ठीक है। दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल था, जो कि दैमाबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। एमएच से आप समझ जाइएगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ से जो है धातु, मृदभांड, कृषि, नगरीय जीवन आदि के विकास के प्रमाण मिलते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन किस नेता के द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ता का गठन जो है जेपी के द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। और यह जो है गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन को चुनौती देना, इसके अलावा भूमिगत तरीके से विद्रोही गतिविधियां संचालित करना, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। किस संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित है और प्रथम संशोधन था ये, ठीक है, प्रथम संशोधन था, ताकि इसमें जो है मतलब जो शामिल कानून थे उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। एक ये भी इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन जो है लीवेनहुक, एवी लीवेनहुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 में किया गया था, ठीक है। 67 नंबर का जो है सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, 1665 नहीं, 1674, ठीक है। 1674 में जो एवी लीवेनहुक थे उनके द्वारा जो खुद ही उन्होंने एक बनाया था माइक्रोस्कोप, उसमें जो है देखा गया था सेल को, ठीक है। सर्वप्रथम जो है अध्ययन किया गया था जीवित कोशिका के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब इसमें जो है इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण है, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें हैं, इसके अलावा ग्रामीण पेयजल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? तो ग्रामीण दूर संचार है। इसके अलावा क्या है? सिंचाई है, ठीक है। इसके अलावा निर्धन आवास, निर्धन आवास, रूरल हाउसिंग। तो ये सारे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो याद रहेगी चीज़ें, हो सकता है पूछ लिया जाए। पटना में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है हसन इमाम के द्वारा किया गया था, ठीक है।
हसन इमाम के द्वारा जो है पटना में खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 22 तक चला था, हसन इमाम के द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया गया था। और वे बिहार के प्रसिद्ध वकील भी थे उस समय, ठीक है, वकील थे, कांग्रेस के नेता थे और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है काफ़ी मतलब प्रभावशाली व्यक्ति थे। उदंतपुरी महाविहार यह कहाँ स्थित है? तो उदंतपुरी महाविहार जो है बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। उदंतपुरी महाविहार जो है वो बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। और पाल कला में यह एक प्रमुख बौद्ध स्थल था, ठीक है, पाल काल के दौरान, ठीक है, पाल काल के दौरान 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से मिलने वाला बिहार के नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। बीपीएससी में इस क्वेश्चन को ना जाने कितनी बार पूछ लिया गया है, ठीक है। इन्हीं के कहने मतलब राजकुमार शुक्ल जी ही थे जिन्होंने नील जो किसान थे, जो किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, ठीक है, उस पर जो है ध्यान आकृष्ट किया था गांधी जी का। और इसके बाद गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीसी में कौन सा वर्णक और प्रोटीन पाया जाता है? तो आरबीसी में जो है एक तरह से देखें तो आरबीसी में हीम वर्णक और ग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, हीम वर्णक और ग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है, आपको पता ही होगा। 73 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उदंतपुरी महाविहार किस पर्वत और नदी के निकट स्थित था? तो उदंतपुरी महाविहार जो है हिरण्य प्रभात पर्वत और पंचानन नदी के तट पर स्थित था, ठीक है, पंचानन नदी के निकट स्थित था। बाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? तो इसके बीच जो है वो मिट्रल होता है, यानी कि बाइक स्पीड, ठीक है, बाइक स्पीड होता है। 1922 के गया का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और इसी के बाद जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, चित्तरंजन दास जी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। प्राथमिक घाटा किस प्रकार निकाला जाता है? तो प्राथमिक घाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजकोषीय घाटा में से अगर आप ब्याज अदायगी को घटा देंगे तो आपका प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये जो है रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम है लिटन, ये मत याद रखिएगा, रिपन, ठीक है, रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यानी 78 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था, डेट भी याद रख लीजिए। और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा कदम बनाया जाता है, इसलिए जो रिपन है इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता या भारतीयों का मित्र भी बोला जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के बाद शरीर में उत्पन्न अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है, एक्सक्रिएशन कहलाती है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। आपको पता है कि 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है, ठीक है। भाग की बात कर ली जाए तो भाग 4 में है और 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है, जिससे ग्रामीण सामुदायिक सहभागिता बढ़ सके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 12 सितंबर 2025 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी अंतरिम, ठीक है, अंतरिम के रूप में शपथ लिया और वह वर्ष 2016-17 तक नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और नेपाल अपना पड़ोसी देश से संबंधित है। पूछा क्या जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं ये भी सही है। अंतरिम और पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था सुशीला कार्की को और इनका कार्यकाल जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2016 से 17 तक रहा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 से 11 सितंबर 2025 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच IGCF 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है शारजाह में आयोजित किया गया। 22 सितंबर 2025 को 25वीं राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है, ठीक है। 83 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 को 25वां राष्ट्रमंडल विदेशी मंत्रियों की बैठक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA मतलब एक तरह से कहें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी, ठीक है।
30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑप्टिमस इंफ्राकॉम की टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो है सो उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 15 सितंबर 2025 को आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल यानी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पहले भी ये राज्यपाल थे और अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया था। और ये महाराष्ट्र के तो अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में दिया गया, उससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? गुजरात के। मैंने दोनों जगह का जो है सो दोनों जगह के राज्यपाल के रूप में ये कार्य कर रहे थे। 23 सितंबर 2025 को किस भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? ठीक है, शॉर्टलिस्ट किए जाने की बात की जा रही है। तो ये शॉर्टलिस्ट जिन्हें किया गया था वो है किरण देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 28 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ष 2025 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम को प्रदान किया गया। 87 की अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला जो कथन दिया गया है कि 28 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 तथा वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया, ये बिल्कुल सही है। और सोनू निगम को ही दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही जवाब है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। वहीं अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछ लिया जाए आपसे तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 27 सितंबर 2025 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। दूसरा है इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय जो था पर्यटन और हरित निवेश है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 27 सितंबर 2025 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, लेकिन विषय जो इसमें दिया गया है वो गलत है। ठीक है, इसका विषय था पर्यटन और सतत परिवर्तन। ठीक है, ये नहीं था, पर्यटन और सतत परिवर्तन था। ठीक है, सतत परिवर्तन, पर्यटन और सतत परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2025 में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये सबिता भंडारी, सबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन। 29 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो ये शिरीष चंद्र मुर्मू को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 31 अगस्त 2025 को घोषित 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से संबंधित जो निम्न कथन दी गई है उस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है आपसे। तो पहला कथन जो दिया गया है कि इस वर्ष एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है। दूसरा है यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तीसरा है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1950 में हुई थी। तो 94 के अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 सितंबर 2025 में हिंदी फिल्म होमबाउंड को 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। दूसरा है नीरज घेवान इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 95 का दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 26 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में 20 लाल मुकुट छठधार कछुओं को कहाँ से लाकर हैदरपुर वेटलैंड में छोड़ा गया है? तो ये जो है गढ़ैता कछुआ संरक्षण केंद्र से
लाकर छोड़ा गया है। अगला है कि 2 से 4 मई 2025 तक अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। नाम भी अजीब सा है। अंगोला के राष्ट्रपति, अगला है अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 38 वर्षों के बाद हुई है। तो 98 के अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो दोनों का दोनों कथन जो है वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 मई 2025 को भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई में सूचीबद्ध किया गया है। आज का आखिरी सवाल है कि 1 मई 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने क्रिएटर लैंड को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज़ को स्टार्ट रखना है या इसके साथ और कुछ चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।